साथियों, सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद और आप सब आदिवासी मेरे परिवार को सलाम। मैं आदिवासी समाज को भारत का मुकुट कहता हूं। जैसे हिमालय पर्वत इस देश को ठंड से और आक्रमणों से बचाता रहा, इसलिए हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं भूगोल के अंदर। अगर मानवता के भूगोल में देखा जाए तो इस देश का मुकुट है आदिवासी समाज। आज आदिवासी समाज से पूरे भारत को सीखने की जरूरत है और पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। आदिवासी समाज ही उस बात की लड़ाई लड़ रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को इस धरती पे मानव जाति को बचा पाएगी। हवा, पानी, जल, जंगल, जमीन अगर यही बर्बाद हो गई तो हो सकता है मानव जाति जिस उपभोक्तावाद के नशे में है, जिस डेवलपमेंट के नशे में है, जिस विकास की अपनी दौड़ में है, हो सकता है हमारी भावी पीढ़ियां ही पैदा होना बंद हो जाए। और इस धरती पे जो पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जो हमें पता है, कुछ एलियन को छोड़ के वो भी कितने सही है कितने गलत है उसका पता नहीं, मगर ब्रह्मांड में अभी तक हमें जो पता है कि इस धरती पे लोग हैं, ऐसा वातावरण है जहाँ पे मानव जाति विकसित हुई। और मानव जाति विकसित हुई तो विकास का मायने क्या? विकास का मायने खाली सड़क, हवाई जहाज और ये माइक नहीं है। विकास का मायने है कि मानव जाति की समझदारी इतनी बढ़ जाए कि पूरी मानव जाति भाईचारे के साथ और प्रकृति के साथ लय मिला के प्रकृति से समझ के प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे, इस धरती पर आबाद रहे। इसका मतलब है विकास। और इसी विकास की आंधी दौड़ में जहां से मैं आया हूं दिल्ली से, जहां न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ सुप्रीम कोर्ट भी जहां पर है, इस देश का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रधानमंत्री, वो भी वहीं बैठता है। इस देश के शासन अध्यक्ष जिसको बोला जाता है राष्ट्रपति, वो भी वहीं बैठती है। इस देश के सारे लोग जहां बैठ के इस देश का भविष्य तय करते हैं पार्लियामेंट में, वो लोग भी वहीं, उनका घर है और वहीं पे रहते हैं। पर एक आदमी की औकात नहीं है कि अपने बच्चों को ताजी हवा दे पाए। एक आदमी की औकात नहीं है। साथियों, देश में क्या चल रहा है? जब राजशाही थी, तानाशाही थी, मानव जाति ने उसको फेंक दिया, उसके खिलाफ संघर्ष किया, राजाओं का भी अंत हुआ और तानाशाह का भी अंत हुआ, तो देश में लोकतंत्र आया। इसके मायने क्या? कि ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें सब कुछ लोगों की मर्जी से हो। मगर क्या सब कुछ लोगों की मर्जी से हो रहा है? इस देश में लोकतंत्र के नाम पे इस पार्लियामेंट में 500-600 लोग हैं, कुल मिला के राज्यसभा लोकसभा में मिला के तकरीबन 1000 से नीचे लोग हैं, वो भी इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते। जब वो बात करते हैं तो उन लोगों को सस्पेंड करके बाहर जबरदस्ती भगा दिया जाता है और कुछ कानून, काले कानून पास कर दिए जाते हैं। जिस तरह का कृषि कानून के देश में पास हुआ था और उस कृषि कानून के खिलाफ आपके भाई बंधु किसान समाज ही खड़ा हुआ था नॉर्थ इंडिया के अंदर। और नॉर्थ इंडिया के किसान जब भी अखबार में पढ़ते हैं कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है और वहां पे माइनिंग और व्यापारियों को कुछ भी जगह देने के लिए, बर्बाद करने के लिए, जिस तरह से राजा के लठैत होते थे, उसी तरह से लोकतंत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को लठैत के रूप में यूज किया जा रहा है, जो कि इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र इजाजत नहीं दे सकता इस देश के अंदर। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे पहले हर आदमी से बात की जाती है और लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तानाशाही और राजशाही ऊपर से नीचे की ओर चलती है। देश में लोकतंत्र नाम का है, यहाँ पर चल रहा है तानाशाही और राजशाही, जिसका विरोध इस देश की पूरी जनता करती है। इसलिए तानाशाही और राजशाही से डरने की कोई जरूरत नहीं। तानाशाह और राजशाह अदालतों को भी अपना पंगु और अपना मदारी की तरह बंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सारे फैसलों में दिखाई देता है। देश के अंदर जो काम वो पार्लियामेंट या विधानसभाओं के जरिए नहीं कर सकते, उसको कोर्ट के बहाने से
लोगों को गुमराह करने के लिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने किया है। जैसा मेरे को पता चला कि यहाँ भी आदिवासी बच्चों की नौकरियों को छीनने का काम कि कोर्ट ने सटे कर दिया है, और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ये निरी बकवास है और मेरा लोगों को धोखा देने का आश्वासन इरादा है। इस देश में ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ना सुप्रीम कोर्ट के जज, ना इस देश का प्रधानमंत्री, ना इस देश का राष्ट्रपति, ना इस देश के एमएलए एमपी, कोई भी सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम एक ही है, वो है आप, देश की जनता। राजशाही में तानाशाह बन जाता है, बंदूकों के साए से लोगों को डरा के तानाशाह। हर जगह तानाशाह का अंत हुआ है और जनता ने किया है पूरी धरती पे। इसी तरह से राजशाही में भी जिसके दिमाग में खुरापात है, में राजा हो गया, इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री भी अलग अलग ड्रेस बदल के अकेले एक आदमी का फोटो नजर आएगा आपको, जहां भी पेट्रोल पंप हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे कुछ भी ड्रामेबाजी हो। ये नहीं चल सकता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में समाज का फोटो चल सकता है, लोकतंत्र में व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं। जब व्यक्तिवाद बनता है, समझो लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है, उसको वहीं पे धराशायी करने की जरूरत है। चाहे कोई भी मानसिकता बहुत खतरनाक है। वो नशे की गोलियां लेके सोते हैं, और एक भी 100 में से तकरीबन 70-80% लोगों में डाइवोर्स होता है, तन्हाई में जी रहे हैं लोग, और कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री। ना डेवलप्ड कंट्री है, ना डेवलप्ड मानसिकता है, घोर अमानवीय मानसिकता के साथ लोग जी रहे हैं। वो कोई विकास नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं कि अभी भी आदिवासी समाज में पारिवारिक, बड़ों का आदर, मेहमानों की इज्जत, जो कि सब चाहते हैं, वो पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज में है। इसलिए आप पूरे देश में साथियों, तानाशाहों ने दो गांव के बीच में झगड़ा हुआ, हमने दो गांव के बीच में झगड़ा हुआ, हमने एक दूसरे को क्या खालिस्तान कहा है? अरे झगड़े किसी बात को लेकर होते हैं, वहां दोनों पक्षों की ड्यूटी है बैठ के बातचीत करने की, और जो आदमी को निराशा है उसकी बात सुनना लोकतंत्र में सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। किसी के बाप की मर्जी नहीं है। देश की जनता की आवाज सुने बगैर कोई फैसला करना ना इस देश की अदालत कर सकती, ना इस देश की पार्लियामेंट कर सकती, ना इस देश के कोई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति कर सकते। अगर वो करते हैं तो वो देशद्रोही हैं, वो असली आतंकवादी हैं, वो देश को डराना चाहते हैं, देश की आवाज को दबाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, इस देश में नहीं चलने देंगे। पूरी दुनिया में और देश में, भारत में दो ही बातों के बीच में झगड़ा है, असमानतावाद और समतावादी व्यवस्था। जिन लोगों का चोरी चकारी में हिस्सा चल रहा है, वो लगातार असमानतावादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट होता है। इसी तरह से रिलीजियस ग्रंथ हो, चाहे धार्मिक किताबें हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके अंदर पर्टिकुलर जाति का वर्चस्व हो, या किसी खास वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होती हो, या बाकी समाज ढोंगवादी, आस्थावादी या मानसिक नपुंसक बनता हो, ऐसी सांप्रदायिक और ऐसी सांप्रदायिक कथा कहानियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और जो एजुकेशन सिस्टम इन चीजों को चलाता है, या जो सरकार इनके आधार पर कार्यक्रम बनाती है, वो देश भगत सरकार नहीं हो सकती। वो देशद्रोही लोग हैं, लोकतंत्र के रूप में छुपे हुए भेड़ियों की तरह से हैं। उनको पहचानना होगा। हम उनके दुश्मन नहीं है, उनसे हमें नफरत नहीं है, उनसे हमें प्यार है। जैसे अपने घर में पूरे बोले या पागल आदमी भी सड़क पे हो, जूते फेंक रहा हो दूसरों पे, या नंगा घूम रहा हो, या लोगों की तरफ पत्थर फेंक रहा हो, तब भी लोग उसका जवाब पत्थर से नहीं देते, क्योंकि सबको पता है कि पागल है, इसका मानसिक विकृत है। इसलिए ऐसा कोई भी नेता, कोई भी सिस्टम जो असमानता की बात करता, भेदभाव की बात करता, वो भी उन पागलों की तरह है जो मानसिक विकृति का शिकार है। इसलिए उनको भी हम इज्जत देते हैं, मगर उनकी मन मर्जी हम चलने नहीं दे सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है देश के अंदर। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो धारा 44। ऐसा गजब तो अंग्रेजों के समय में भी ये देश गुलाम रहा, तब भी कभी नहीं हुआ।
कि चलते हुए के रास्ते में कांटे सीमेंट से किले गाड़ दी गई हो। अब सीमेंट से किले तो विदेश दो देशों के बीच में भी कभी गाड़ी नहीं गई, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी गाड़ी नहीं गई। ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं, कौन बदमाश लोग हैं, कौन बदमाश मानसिकता इसके पीछे काम कर रही है, कौन अपने आप को राजा समझ बैठा है, कौन अपने आप को तानाशाह समझ बैठा है। इन सब को समझ के इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इनका ध्यान रखो, क्योंकि हमारे यहाँ कंबाइंड पंजाब जब था, कंबाइंड पंजाब में कौन थे, जब इस देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पूरा पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कुछ दिल्ली और कुछ इलाके राजस्थान और वेस्टर्न यूपी जितनी है, वो सब कंबाइंड पंजाब का हिस्सा होते थे। कंबाइंड पंजाब के अंदर एक नेता हुए हैं छोटू राम, नाम उनका कुछ और था, वो छोटे कद के देश के लोग उनको छोटू राम कहने लगे, वही नाम उनका प्रसिद्ध हो गया। जैसे पेरियार जी सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने लड़ाई और जागरूकता फैलाई देश के अंदर, अंबेडकर जी ने समानता के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए काम किया, ऐसे ही वो आदमी आजादी से थोड़े से दिन पहले डेथ हो गई। अब पता चलता है, लोगों में थ्योरी चल रही है कि उनकी हत्या भी जहर दे के की गई थी, इसी तरह की मानसिकता वाले लोगों ने जो देश का बंटवारा चाहते थे। और साथियों, वो दो बातें समझा देते थे अपने पूरे समाज को, कृषक समाज, मजदूर समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी उसका हो, सब उनके साथ थे। इस देश का बंटवारा उस साइड में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, वो जिंदा होते थे। लोग साइड में रख देते थे, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन क्या, 36 बिरादरी, कोई इस बात की परवाह नहीं करते थे। इसीलिए हमें मानसिक गुलामी से बाहर आना है, पूरे समाज को एकजुट होना है। जो भी यहाँ पर भी मेरे बैठे हुए भाई बहन ये सोचते हैं मैं बड़ा या कोई पढ़े लिखे, कोई MA, डॉक्टर या कुछ हो जाता हूँ, सोचता मैं अपने परिवार के दूसरे भाइयों से बड़ा, ये गलत फहमी निकालता हूँ। शिक्षा की डिग्रियों से और धन संपत्ति के आधार पे कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा कुछ नहीं होता। और बड़ा कोई है तो मानवीय मानसिकता जिसकी है, जो ये महसूस कर पाए कि ये सामने जो बैठा है मेरा ही परिवार है, ये बुजुर्ग बैठे हुए मेरे अपने बुजुर्ग हैं, और मैं तो पूरी धरती के लोगों को, मैं केवल इंडिया के 800 करोड़ लोगों को अपने परिवार के रूप में देखता हूँ, वो मेरी मानसिकता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि मानव जाति का सॉफ्टवेयर एक है। सॉफ्टवेयर का मतलब उसके अंदर सोचने समझने की और भावनाएं एक है, वो सब सुख शांति से जीना चाहते हैं। तो कौन बदमाश है जो दुनिया के लोगों को जीने नहीं देना चाहते? ये वो लोग हैं जिनका शोषण के आधार पे या झूठी मनगढ़ंत कथा कहानियों के आधार पे या बिना मेहनत बिना पसीना बहाए जो मौज करना चाहते हैं या सत्ता पे कब्जा रखना चाहते हैं, ये उस मानसिकता के लोग हैं। वो मानसिकता अगर यहाँ बैठे हुए किसी भाई बहन की है तो वो भी उसी तरह का आदमी है, वो भी मानसिक विकृत है, कोई भी हो। किसानों को रोका गया है और अब पूरी दुनिया को पर्यावरण के बारे में जो लद्दाख की लड़ाई, सोनम वांगचुक, अगर आप लोगों ने खबरों में पढ़ा हो, वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के वहां पर आना चाहता था और पैदल चल के आया था, फुटपाथ पे चल के आया था, सारे रूल को फॉलो करते हुए। उसको भी दिल्ली में बैठे हुए जो लोग, जिनको हमने मानवीय व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है, उन बदमाशों ने वहां भी धारा 40 लगा के, धारा 40 से बदल गई है, उसका नंबर बदल गया, मगर उसी के नाम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये धारा 44 क्या चीज थी? अंग्रेज इस कानून को लेके आए थे। अंग्रेज पूरे देश में डिसिप्लिन चाहते थे। डिसिप्लिन का क्या मतलब? जो हम कह रहे हैं वो सही है, उसके विरुद्ध कोई भी बोलेगा उसको हम मीटिंग नहीं करने देंगे, आपस में बातचीत नहीं करने देंगे, धरना जुलूस नहीं करने देंगे। वो काला कानून था ये धारा 44। और धारा 44 कौन लगा सकता है? पुलिस का अफसर, DC, SP। अब ये क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वो अंग्रेजों के अंडर में होते थे, इसलिए अंग्रेज दिल्ली में बैठा बैठा बोल देता था कि इनको पकड़ो और धारा 44 लगा के लोगों को मिलने जुलने से रोकता था। आज लोकतंत्र के अंदर धारा 44 हो नहीं सकती। वो काला कानून है कि देश भगत ज्यादा बनने वाली सरकार ने भी नए कानून बना दिए, पुरानी शराब नई बोतल में डाल दिए, सारे वही पुराने कानून है, बल्कि कुछ कानून और भी खतरनाक बना दिए हैं और नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता। मैं कहता हूँ भारतीय अन्याय संहिता। देश के लोगों को
अपनी और अपने उन बुजुर्गों की, उन पुरखों की जिन्होंने शोषण किया, घुसाते रहे, उन लोगों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए धारा 44 आज में कानून है। मैं यहाँ मांग करता हूँ, आपका समर्थन चाहता हूँ, पूरे देश में हम ये मांग कर रहे हैं कि ये धारा 44 जैसा कानून देश में बंद हो। अगर कहीं धारा 44 लगानी हो तो न्यायालय की मर्जी के बिना धारा 44 देश में कहीं ना लगे। इसका समर्थन मैं चाहता हूँ आप खड़े करके। वो छोटू राम जो मैं कह रहा हूं नेता थे, वो दो बातें कहते थे अपने भाषण में और लोग समझ जाते थे कि मंडी और फंडी से बचो और मंडी और फंडी का इलाज करो। क्या मतलब था? फंडी जो बिना वास्तविकता के झूठी बातों पे ढोंग करके लिखता है या गुमराह करता है और बिना पसीना बहाए खाता है, और किसी के हम मर जाओ चाहे जी जाओ, किसी का कितना नुकसान हो जाओ, देश चाहे चिल्लाए मर जाए, तो उनके यहाँ हमेशा दिवाली होती है, उनको कहते हैं फंडी। तो फंडी समाज के गिरफ्त में ना आना। फंडी मानसिकता एक ऐसा है जैसे अजगर, वो बिना बक्से पूरे के पूरे को निकलता है। तो फंडी से बचो, मंडी से। मंडी कौन थे? मंडी वो जो लोगों की हुई मेहनत का बेनिफिट आप उठाता है और मेहनत करने वाले भूखे रहते हैं, कर्जदार रहते हैं, उस मानसिकता का नाम है मंडी। तो मंडी और फंडी से बचो का नारा लगाते थे, और आज आप समझ सकते हो सरकार में जिनका वर्चस्व है वो मंडी और फंडी ही है। मंडी और फंडी की ही मानसिकता है। पूरे नॉर्थ इंडिया के किसान आप लोगों के साथ हैं, और मैं तो ये कहता हूं, मैंने तो आज सतीश पेदाम भाई को कहा है कि दिल्ली में एक प्रोग्राम को सभी को यहाँ बुलाएंगे, फिर वो लोग आप लोगों के यहाँ भी आएंगे। जितने लोग वहां बैठे थे शीर्ष नेता, जिन्होंने किसान कानून के वक्त देश का प्रधानमंत्री ये सोचता था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, उसने पूरे देश के मुंह में उंगली घुमा दी, और भ्रष्ट नेता अपोजिशन के लिए बोल नहीं पाए, क्योंकि संचय करने से हम बहुत बौने हो जाते हैं। अस्तित्व में संचय का तो प्रोविजन नहीं है। ये धरती हर साल अन्न पैदा करती है। हम किसान एक साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल का अन्न रखते हैं, उससे ज्यादा का नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है ये दोबारा पैदा होगा। और अगर रख भी लेता है कोई आदमी तो उसको बड़ी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसे ही अपोजिशन के भ्रष्ट लोगों ने भी अपना धन इकट्ठा करके रखवाली की, लोगों की आवाज बोलने में असमर्थ रहे, और अपनी आवाज को भी उन्होंने अपनी जीभ को खुद काट लिया भ्रष्टाचार की वजह से। इसी वजह से कईयों को छलांग लगा के मंडी और फंडी लोगों के पास जाना पड़ा, और बहुत सारे बोल नहीं पाए। तो ऐसे वक्त में वो नॉर्थ इंडिया के दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे, उन्होंने न केवल पार्लियामेंट की हुई बदमाशी को वापस कराया, पार्लियामेंट भी बदमाशी कर सकती है, पार्लियामेंट में ऐसे नपुंसक नेता पहुंच जाए जो दम भरते आदिवासी होने का, दम भरते किसान होने का, दम भरते गरीब होने का, दम भरते मजदूर जाति का होने का, और पार्लियामेंट में जाके बोलते नहीं, और बस कोई कहे मोदी जिंदाबाद, फिर चिल्लाते पूरा। कोई कहते हैं हाथ खड़े करो कानून पास के पास, क्योंकि ये नहीं पता कौन सा कानून पास कराया कौन सा नहीं कराया। तो इस तरह की नपुंसकता जब आ जाए पार्लियामेंट में, उस नपुंसकता की वजह से जो पास कानून हुआ था जल्दबाजी में, चोरी चकारी से, वो किसानों ने वापस कराया, और जो उंगली प्रधानमंत्री देश के लोगों के मुंह में घुमा रहा था और अपोजिशन के लीडर तो सारे डर के बिल में घुस चुके थे, उन किसानों ने उस उंगली को पूरा काट लिया और देश के सामने साबित किया कि देश के सामने तानाशाहों की और राजशाही मानसिकता का कोई मुकाबला कर सकती है, या जिन्होंने करा है वो उसी तरह के लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ आज जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिन शहीद, हमारे नाम मैंने लिखा था उनका, मैं दिमाग से निकल रहा, भांगड़े जी का। तो ऐसे ही लोग होते हैं मेहनत लोग, वो कभी भी किसी की उंगली को घुमाने नहीं देते। वो कोई गलत उंगली घूमती है तो उसको काटते हैं। तो किसानों ने वो काम किया। वो किसान आपकी खबरें पढ़ के बहुत विचलित होते हैं, वो आपके साथ हैं। आप अपने को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं भी किसान समाज से आता हूँ। मैंने भी अपने यंग उम्र में कोई काम खेती का नहीं जो मैंने खुद ना किया। तो इसलिए अब आप लोगों की आवाज उठाने के लिए बहुत सारे आपके बेटा बेटी हैं
जो मजदूर और किसान समाज से आते हैं, जो मेहनत कर समाज से आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में शेर से भी ज्यादा दहाड़ के बोलने की हिम्मत रखते हैं। बहुत दिनों तक इस देश में चलता रहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जज है बोलेंगे नहीं, कंटेम्प्ट हो जाएगी। अरे किस बात की कंटेम्प्ट? अगर कोई जज बदमाशी करे देश के अंदर तो कंटेम्प्ट तो वो करता है। अगर वो कानून के खिलाफ संविधान की रक्षा नहीं करता, लोगों के हकों की रक्षा नहीं करता, तो कंटेम्प्ट तो वो करता है, कंटेम्प्ट तो कोर्ट करती है। आज इस तरह का काम करने के लिए बहुत सारा ध्यान से बड़े विचार करके काम करने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ऐसी आवाजें बुलंद हो गई हैं जो आपके हकों को और आपकी समस्याओं को किसी भी सूरत में, किसी भी न्यायालय से दबने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में। मैं तो कहता हूँ, इस देश का अगर प्रधानमंत्री बनाना हो तो क्यों नहीं आदिवासी समाज से बनाते हैं? जो जल जंगल जमीन को समझता है, जो पर्यावरण प्रकृति के साथ जीता है, जो न केवल पर्यावरण के साथ जीता है, जिसके कवि, जिसके हर आदमी, हर व्यक्ति उसी तरह सोचता है जैसे तुकाराम ढांडे भी सोचते हैं। उनकी भूगोल कविता मैंने सुनी है। वो जो भूगोल कविता में कहना चाह रहे थे, मैंने उसका मीनिंग समझा। उसी भूगोल कविता के आसपास वही बातें मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस के दौरान करता हूं। हम सारे लोग एक ही विचार के आदमी हैं, क्योंकि हम मेहनत करने वाले नेचर को समझते हैं। हमें किसी ग्रंथ, कथा, कहानी लिखी हुई बातों में जाने की जरूरत नहीं, हमें किसी विद्वानों की जरूरत नहीं। हमारे अंदर ही जो हमारे बुजुर्ग हुए हैं, उन्हीं के जो विचार हैं, उन्हीं विचारों को और सोच करते हुए हम जो आगे बढ़ रहे हैं, वही मानव जाति के लिए सही है और सही दिशा है। ये देश का कृषि मंत्री, पर्यावरण मंत्री, और मैं तो कह रहा हूँ अगर इस देश को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है और इस धरती को भी बचाना है, तो इंडिया से एक मैसेज जाना चाहिए कि आदिवासी समाज का देश का प्रधानमंत्री हो, ताकि दुनिया में। तो साथियों, एक और बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं भी अपने गांव का सरपंच रहा कभी। मैं हरियाणा से आता हूं, पानीपत जिले से। पानीपत के साथ सटा हुआ मेरा जन्म स्थान है। मैं वहां जब इलेक्शन लड़ने की उम्र हुई तो मैं तो दिल्ली वकालत करना चाहता था। मेरे फादर वहां नौकरी करते थे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पूसा इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं। तो मैंने तो अपनी किताबें बांध ली थी। गांव में इलेक्शन का पार्टीबाजी थी, शराब दारू चल रही थी। तो बच्चों ने, नौजवानों ने कमेटी बनाई और कुछ ऐसा माहौल हुआ कि बिना मेरे से पूछे मेरा नाम घोषित हो गया कि सरपंच ये बनेगा। तो मैं उस बात से इनकार कर रहा था, तो सारे के सारे 25 साथियों ने रोका कि नहीं, मानना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी। मुश्किल से गांव में सहमत हुआ है यूनानिमसली बिना इलेक्शन पे। मैंने कहा मैं एक शर्त पे हाँ भर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में बाबा बड़ा व्यभिचारी भ्रष्टाचारी है। सबसे पहले अगर मुझे सरपंच देखना चाहते हो तो सबसे पहले चल के अभी उसको पिटाई करना होगा। तब तक किसी भगत ने बता दिया, बाबा गांव छोड़ के भाग गया उस मंदिर से, भ्रष्टाचारी बाबा। आज भी हमारे कुछ बाबा जेल में हैं। ये सो कॉल्ड बाबा पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, फ्यूचर में भी होंगे तो ऐसे ही होंगे। इनके चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ आश्रम से बढ़िया जिम्मेदारी मानव जाति के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान की दरिया कहीं और से बह रही है, इसके चक्कर में पड़ना छोड़ दो। अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है, अस्तित्व में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो आपकी हस्तरेखा तय करता है कि आप भूखे मरेंगे, आपके हाथ में राज रेखा लिखी हुई, आपके हाथ में अंबानी अडानी बनना लिखा है। ये सब बकवास है। ये जो भी करतूतें हो रही हैं, समानता बढ़ रही है, ये मानव जाति की अपने कुकर्मों का परिणाम है। ऊपर से कोई स्थान इसकी व्यवस्था नहीं करता। नेचर थी, है, रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कोई खास ज्ञानी ध्यानी आदमी, कुछ खास कपड़ों वाले आदमी इसको समझेंगे। इन चक्रों को छोड़ दो। हर आदमी अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवादी का मतलब क्या है? किसी को लाके यहाँ गलत समझ बोल दो, मगर खाने के लिए अच्छा भोजन दे दो, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं बने हम इज्जत से जीने के लिए बने हैं नेचर में। तो इज्जत से बचने के लिए जो हम महसूस करते हैं, उस फैकल्टी का नाम, उस डिपार्टमेंट का नाम ही तो अध्यात्मवाद है।
जो चीज़ें महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सभी करते हैं। गर्मी है तो हम सब तो महसूस करते हैं गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, ये कौन महसूस कराता है? ये हमारे अंदर सोचने की जो प्रक्रिया है, महसूस करने की जो प्रक्रिया है, वो कराती है। और वही अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों की बपोती नहीं है। और मानव जाति के लिए संप्रदाय हैं, संप्रदायों के लिए मानव जाति नहीं है। मानव जाति जातियों का और संप्रदायों का बोझ ढोते ढोते थक रही है, इनको फेंकने और उतारने की जरूरत है। साथियों, मैंने सरपंच का इसलिए जिक्र किया, जब मैं सरपंच था तो बहुत सारे सरपंच, क्योंकि मैं तो वकील बन चुका था, मुझे ज्ञान था कानून का, बहुत सारे सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, इवन शहर नगर पालिका के पार्षद भी आते थे। बहुत सारे लोग ऐसे झोला टांग के बीडीओ डीडीपीओ के दफ्तर में घूमते रहते थे। उनको बेचारे मेरा इंतजार करते थे कि जब तक आप नहीं आओगे हम अंदर ऑफिस में भी नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या करेगा। तो क्या होता था ज्यादातर में गांव में पार्टीबाजी, या सत्ता में, सरकार में, राज्य में कोई और होता था और उसी का कोई एमएलए एमपी का चेला, मिनिस्टर का चेला अपने गांव के किसी सरपंच पंच पार्षद की इनकी शिकायत करता था और वो अफसर को कह देता था इसका इलाज करो। और वो सस्पेंशन के डर से, सस्पेंड होने के डर से बेचारा एक तरह से नपुंसक हो जाते थे सरपंच पंच पार्षद, ये सब कुछ। ये काला कानून है। देश में एमएलए एमपी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, जबकि एमएलए में से मंत्री होते हैं, एमपीओ में से ही मिनिस्टर होते हैं, उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, वहां का कोई बड़े से बड़ा अफसर। मगर सरपंच पंच पार्षद को पेशा कानून के अंदर भी मैंने अभी आपके इसमें भी प्रोविजन है कि आपके लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पे और कई बातों के नाम पे सस्पेंड करने की तलवार रखती रहती है, जिससे असली लीडरशिप जो है गांव की, जो बिना बंदूकों के, बिना सरकारी गाड़ियों के जनता के बीच में रहते, आपके बीच में रहते, 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, उनको कमजोर करने का षड्यंत्र है। और ये तानाशाही और राजशाही को मजबूत करने का काला कानून है। इस कानून को खत्म पूरे देश से कराना है ताकि लोगों के घर एमएलए एमपी चक्कर काटे, आपको चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। ये कानून आपके सरपंचों से रिजोल्यूशन करा के भी किसी मंत्री के कहने से, राज्य सरकार के कहने से गलत रिजोल्यूशन ले सकता आपके लोगों से, जंगल को खोदने के लिए, कुछ और काम करने के लिए बदमाशी जो करनी है। और इनको डरा के, क्योंकि सस्पेंशन का, अगर सस्पेंशन की तलवार खत्म हो जाए, जो कि किसी एमएलए एमपी पे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरों पे नहीं है, अगर वो बेईमान नहीं तो हमारे सरपंच पंच पार्षद कैसे बेईमान होंगे? अगर वो एक टर्म में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो हम कहते हैं हमारे भी दूध के खुले नहीं। मगर कानून के सामने सब समान है। तो जो कानून भ्रष्टाचार का वो सरपंच पे भी लागू होता है, एमएलए पे भी लागू होता है, एमपी पे भी लागू होता है। मगर सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करें, बहुत बड़ा कानून है, जिससे दूर हो जाएगा। इस देश में असली लोकतंत्र उस दिन आएगा। फिर देखना इस देश के कितने सरपंच, कितने पंच, कितने पार्षद, आपके बीच के बच्चे वो एमएलए एमपी बनेंगे। फिर वो लोकसभा के अंदर जाके वो किसी कानून चोरी चकारी से पास नहीं होने देंगे, जो आजकल हो रहा है। आजकल एमएलए एमपी बनने के लिए मुंबई, दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं और बहुत सारे को तो आपके नागपुर में चक्कर काटते। ये नागपुर 2 नंबर की राजधानी है देश की। ये बिना रजिस्टर्ड संस्था चला रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। ये पुरानी कथा कहानियों को ये वास्तविकता से भागते हैं। साथियों, आस्तिक नास्तिक दोनों बेईमान शब्द हैं, क्योंकि नेचर में ऐसा कोई सांड ही नहीं इसको माने या ना माने। नेचर में वास्तविक है, वास्तविकता में नजर आती है, पेड़ के रूप में, हवा के रूप में, सूरज के रूप में, धरती के रूप में, एक दूसरे के रूप में। इसलिए ना आस्तिक बनना ना नास्तिक बनना, वास्तविक बनना है। और वास्तविक से भाग रहे हैं, ये आस्तिक भी भागते हैं और नास्तिक भी भागते हैं। वास्तविकता जो है नेचर की, दैट इज रियलिटी। वो पहले जो था वो है नेचर में, जो आज है वो कल भी रहेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेचर की यही व्यवस्था है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, इसको समझ के जी सकते हैं, जो कि समझ के आदिवासी समाज पूरे भारत में सबसे ज्यादा अच्छी तरह जी रहा है। हाँ, एक 3 तरह का न्याय चल रहा है देश में, बुलडोजर न्याय, एनकाउंटर न्याय और तीसरा ये पाबंदी न्याय, मीटिंग नहीं होने देंगे, धारा 44 लगा देंगे। ये तीनों अन्याय हैं। ये राजशाही और
तानाशाही में चलते हैं, लोकतंत्र में इनके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए तीनों तरह की बदमाशी जिस सरकार में जितनी ज़्यादा होती है, समझो वो सरकार उतनी तानाशाही है, वो सरकार उतनी आतंकवादी है, वो सरकार उतनी अमानवीय है, और वो व्यवस्था उतनी अमानवीय व्यवस्था है। संविधान मानवीय व्यवस्था की बात करता है। और आपके जंगलों पे हम लोग भी छोटू राम जी के कानून बनाने के बाद हम जमीनों के मालिक हुए थे, उससे पहले हम भी मालिक नहीं थे। पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता। आप लोग जंगलों में इतने दिन से रहे, जंगलों को बचाया आप लोग ने। अगर आप मंडी मानसिकता के होते, जो कि अब नॉर्थ इंडिया के किसान उसी भागदौड़ में घुस के अपने खेत के भी पेड़ पौधे सब बेच खाए, हरियाली बची है यहाँ पर। इसलिए इसीलिए मैं आपको देश का मुकुट कहता हूँ, मानव जाति का, मानवीयता का मुकुट आप है। आपके तुकाराम जी जो लिख रहे हैं, वो आपकी बातों को लिख रहे हैं, वो पूरी मानव जाति की बातों को लिख रहे हैं, जो केवल आदमी की बात नहीं करते। हमारे परिवार में वो तितली भी है, वो मेंढक भी है, वो सांप भी है, वो पेड़ भी है, पौधे भी हैं, वो जंगली जानवर भी हैं। जमीन किसी की हो गई तो उनका क्या रहेगा? इसलिए गांधी जी ने जो नारा दिया था, जियो और जीने दो, तो मानव जाति के लिए दिया था खाली, जो दूसरों को जीने नहीं देना चाहते थे। नेचर का नारा है, अस्तित्व का नारा है, जीने दो और जियो। इन सब को बने रहने दोगे, नेचर को बने रहने दोगे, जल जंगल जमीन को बने रहने दोगे, तो आप और आपकी भावी पीढ़ियों का अस्तित्व है, वरना वो भी मिट जाएगा। इसलिए जय आदिवासी, जय संविधान।